नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ है प्रोफेसर जबरीमल पारक सर। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप लगातार एपिसोड देख रहे होंगे फ्राइडे को सुबह 9 बजे, सिनेमा, साहित्य और समाज। इसके तहत हम जो है सिनेमा को देखते हैं, सिनेमा की चर्चा करते हैं और सिनेमा में क्या क्या बदलाव आए, सिनेमा में क्या क्या हुआ, सिनेमा में क्या क्या हो रहा है, उन तमाम विषयों पर सिनेमा पे हम चर्चा करेंगे। और सिनेमा समाज से कैसे जुड़ता है, सिनेमा हमारे जीवन से कैसे जुड़ता है, साहित्य से कैसे जुड़ा हुआ है, इन तमाम मसलों पर हम बात कर रहे हैं। चूंकि प्रोफेसर जबरीमल पारक साहब जो है वो लंबे समय तक अध्यापन से जुड़े रहे, हिंदी के प्रोफेसर रहे वो, और इसलिए सिनेमा को जिस तरह से वो देखते हैं, कई सारी किताबें लिखी उन्होंने सिनेमा पे, मीडिया पे बहुत सारी किताबें लिखी हैं, समीक्षक रहे हैं वो। तो कुल मिलाकर के जो सिनेमा को देखने का नजरिया है वो पारक साहब का अलग नजरिया है। और वो लोकप्रिय सिनेमा हो या समानांतर सिनेमा हो, दोनों सिनेमा को के बड़े गंभीर दर्शक हैं और समीक्षक हैं। पिछले एपिसोड में हमने समानांतर सिनेमा पर बात की थी, इस बार फिर इस एपिसोड में भी हम समानांतर सिनेमा पर ही बात करेंगे। पारक साहब। नमस्कार आपको धनंजय कुमार जी और सभी देखने सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। हमने पिछली बार समानांतर सिनेमा पर कुछ आरंभिक बातचीत की थी। ये बताया था कि वे कौन सी परिस्थितियां थी। परिस्थितियों का मतलब है कि वे कौन से कारण थे जिसके कारण एक नई तरह की ए, धारा सिनेमा के अंदर प्रकट हुई, जिसे न्यू वेव सिनेमा या समानांतर सिनेमा कहा। और समानांतर सिनेमा पर को परिभाषित करने के लिए, यानी समानांतर सिनेमा को समानांतर सिनेमा क्यों कहते हैं। आप जानते हैं समानांतर का अर्थ होता है पैरेलल सिनेमा, यानी कि कोई पहले से धारा चल रही है, उसके साथ साथ एक दूसरी धारा शुरू हो जाए। तो जो मुख्य धारा है वो तो लोकप्रिय सिनेमा की है, तो उस लोकप्रिय सिनेमा के साथ साथ उससे अलग तरह की एक जो धारा शुरू हुई उसको न्यू वेव सिनेमा भी कहा गया और उसे समानांतर सिनेमा भी कहा गया। तो इसी समानांतर सिनेमा के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम आज सबसे पहले इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि क्या केवल इसी वजह से समानांतर सिनेमा अस्तित्व में आया कि सरकार ने जो है कुछ संस्थाओं की स्थापना की और उन संस्थाओं में नए कलाकारों को, नए सिनेमा से जुड़े हुए टेक्नीशियंस को, इन सबको ट्रेनिंग दी, उनको तैयार किया, पुरस्कार देने की योजना की, ये भी कारण थे। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी फिल्म बनाने के लिए उसकी कथा वस्तु, उसकी अंतर वस्तु जो है उसका बड़ा महत्व होता है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये दो माध्यम ऐसे हैं, साहित्य और सिनेमा, जिसका अपने समय और समाज से जरूर संबंध होता है। उसके बिना वो बन ही नहीं सकता। वो संबंध किस तरह का होता है या किस तरह का है, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि सिनेमा जो है अपने समय और समाज से जुड़ा होता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे साहित्य जुड़ा होता है। जैसे हम अगर प्रेमचंद के साहित्य पर बात करें या रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य पर बात करें, तो वे वास्तव में साहित्य जो है उनका, वो अपने समय का प्रतिबिंब था उसमें। इसलिए साहित्य को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। इसी यह बात साहित्य के साथ साथ सिनेमा पर भी लागू होती है, और सिनेमा भी अपने समय और समाज को प्रस्तुत करता है। उसमें इस बात का जरूर महत्व होता है कि जो फिल्मकार है वो उसे किस तरह से पेश करे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई साहित्यकार है वो अपने समय और समाज को किस तरह प्रस्तुत करेगा, ये उसके अपनी दृष्टि पर निर्भर करेगा। सिनेमा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा कला माध्यम है जिसमें कई अन्य कलाओं का भी योगदान होता है। यानी कि सिनेमा केवल दृश्य माध्यम माध्यम कहने से काम नहीं चलता। उसमें अभिनय कला का महत्व होता है, उसमें फोटोग्राफी का, सिनेमेटोग्राफी का महत्व होता है, उसमें जो है ध्वनियों का बड़ा महत्व होता है, उसमें गीत और संगीत का बड़ा महत्व होता है, उसमें जो
अभी जहां पर सारी फिल्माई जाती है, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर, उसका बड़ा महत्व होता है। तो इन सब के लिए एक तरह से तैयारी करनी होती है, ट्रेनिंग देनी होती है। कुछ परंपरागत तरीके होते हैं जिसका पालन वे फिल्मकार करते रहते हैं, जिनमें कुछ नया कहने के लिए नहीं होता, लेकिन जो कुछ नया कहना चाहते हैं, बिल्कुल जैसे साहित्य के अंदर जो नया कहना चाहते हैं, वो पुराने तरीकों से भिन्न नए तरीकों की खोज करते हैं। ये बात सिनेमा पर भी लागू होती है। सिनेमा में भी जो फिल्मकार है, वो नए तरीकों की खोज करते हैं, नई बात नए तरीके से कहने का प्रयास करते हैं। कभी भी अगर किसी कलाकार के पास कुछ नया कहने को है, तो वो उस नए को नए तरीके से कहने के लिए भी प्रयास करेगा। ये जो न्यू वेव सिनेमा कहा जा रहा है, नई लहर का सिनेमा कहा जा रहा है या नया सिनेमा कहा जा रहा है, वो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके पास कुछ नया कहने को है और उस नए के लिए वो नए तरीके खोजते हैं। और अगर आप इस समानांतर सिनेमा के दौर में जो फिल्में बनी हैं, उन फ़िल्मों को उससे पहले की जो पॉपुलर सिनेमा है, उससे तुलना करें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि केवल कथ्य का ही अंतर नहीं है, बल्कि कहने का ढंग, जिसे साहित्य की भाषा में कहते हैं अंदाज़े बयाँ, वो अंदाज़े बयाँ कहने का ढंग भी बिल्कुल अलग तरह का होता है। वो वहाँ पर कैमरा बिल्कुल अलग तरह से काम करता है, उसमें वो शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल अलग ढंग से करते हैं, अभिनय का इस्तेमाल बिल्कुल अलग ढंग से करते हैं। आप अगर समानांतर सिनेमा आपने नहीं देखा है, समानांतर दौर का सिनेमा, तो आप उसे ज़रूर देखेंगे और आप समझ जाएँगे। जैसे अगर श्याम बेनेगल की फ़िल्म देखेंगे आप और उसको सुभाष घई या प्रकाश मेहरा की फ़िल्म से तुलना करेंगे, तो आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा कि ये जो है इन दोनों के पास में, प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई के पास में जो कहना है, उसको कहने का एक परंपरागत लोकप्रिय तरीका है। श्याम बेनेगल उस तरह से नहीं कहते। श्याम बेनेगल के कहने का तरीका बिल्कुल दूसरा है। श्याम बेनेगल और इसी तरह से जो दूसरे बहुत सारे गोविंद निहलानी को ले सकते हैं, और इन श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी का जो तरीका है, उससे बिल्कुल अलग तरीका आपको मणि कौल में मिलेगा, अवतार कौल में मिलेगा, कुमार साहनी में मिलेगा। ये सब श्याम बेनेगल, बासु चटर्जी, गोविंद निहलानी, बासु भट्टाचार्य, ये सब प्रकाश झा, ये सब जो फिल्मकार हैं, ये नए तरह का सिनेमा बना रहे थे, लेकिन ये नए तरह का सिनेमा एक तरह का सिनेमा नहीं था। वो उसमें भी अलग-अलग तरह की शैलियाँ थी। गोविंद निहलानी की शैली वह नहीं है, जो श्याम बेनेगल की है, जबकि श्याम बेनेगल की बहुत सारी फ़िल्मों में गोविंद निहलानी ने जो है उसका छायांकन किया है, सिनेमेटोग्राफर भी रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि मणि कौल की फ़िल्म जो है, वो श्याम बेनेगल की फ़िल्म से बिल्कुल अलग तरह की फ़िल्म है। ये जो फ़िल्म की भाषा का अंतर है, ये खुद अपने में एक बहुत बड़ा विषय है, और उस फ़िल्म की भाषा का जो अंतर है, समानांतर सिनेमा में उसका ज़बरदस्त विकास हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ समानांतर सिनेमा में ये अंतर ही दिखाई देता है। अगर आप पहले की फ़िल्मों को देखें, जैसे अगर बिमल रॉय की फ़िल्मों को देखें, तो बिमल रॉय की फ़िल्में भी ये ज़रूर है कि वो मेलोड्रामा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बिमल रॉय जो है परंपरागत तरीके इस्तेमाल नहीं करते। उनके सिनेमा की भाषा भी अलग है और बहुत ही प्रभावशाली है। लेकिन अगर हम बिमल रॉय की तुलना के आसिफ से करें और मुगले आजम से करें, तो आपको बिल्कुल एक अलग तरह की भाषा नज़र आएगी। सिनेमा की भाषा की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सिनेमा के अंदर सिनेमा की एक नई भाषा की खोज, नए कथ्य के साथ, और ये नया कथ्य कहाँ से आ रहा था? ये आ रहा था हमारे समाज और समय में जो बदलाव हो रहे थे। वो समय और समाज में क्या बदलाव हो रहे थे, इसे भी जानने की ज़रूरत है।
जैसे उदाहरण के लिए ये जैसा मैंने बताया कि समानांतर सिनेमा की शुरुआत जो है 7वें दशक से हुई। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जो है वो 1964 में हो गई थी, 27 मई 1964 को। और उसके बाद भारतीय राजनीति में कई सारे बदलाव हुए। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि नए जो प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, उनको सबसे पहले पाकिस्तान के साथ एक युद्ध लड़ना पड़ा 1965 में। उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई ताशकंद में। फिर इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बनी, जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, जो लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुकी थी। और उसके बाद में इंदिरा गांधी के सत्ता में आने या प्रधानमंत्री बनने के बाद में कुछ परिस्थितियां इस तरह की हुई कि कई तरह के आंदोलन शुरू हुए। कुछ तो इस कारण से हुए क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, भूखमरी बढ़ रही थी और जनता में असंतोष पैदा हुआ। जनता चाहती थी कि उनकी तकलीफों का, उनके कष्टों का निवारण हो, लेकिन वो निवारण नहीं हो पा रहा था, इसलिए कई जन आंदोलन हुए। और ये जन आंदोलन जो हुए उसमें विद्यार्थियों के जन आंदोलन हुए, उसमें मजदूरों के जन आंदोलन हुए। अच्छा, इसी दौर में कुछ कहना चाहिए कि ये भयंकर सूखा भी पड़ा राजस्थान में और दूसरे राज्यों में सूखा भी पड़ा। इसके कारण किसानों को भी काफी कष्ट से गुजरना पड़ रहा था। ये सब हालात ऐसे थे जिसके कारण असंतोष बढ़ता जा रहा था, असंतोष बढ़ता जा रहा था। और कांग्रेस की सरकार जो है उनकी वह लोकप्रियता नहीं रही जो कि जवाहरलाल नेहरू के समय थी। और इसके कारण कई क्षेत्रीय दल उभरने लगे जो किसानों का, मध्य वर्गीय किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे। और इस तरह से जो नए दल सामने आए उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देना शुरू किया। और 1967 के बाद में परिस्थितियां कुछ इस तरह की बनी कि लोकसभा में तो कांग्रेस को बहुमत मिल गया, लेकिन कुछ विधानसभाओं में जो है संयुक्त विधायक दल की सरकारें बननी शुरू हुई। यह असंतोष जो है वो दूसरे रूपों में भी सामने आया, जैसे कि 1971 में फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, भारत की विजय हुई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन इसके साथ-साथ जो हमारी आर्थिक परेशानियाँ थी, उसमें कोई कमी नहीं आई और उसके कारण जो है असंतोष बढ़ता गया। और फिर एक आंदोलन पहले गुजरात में और फिर बिहार में जन आंदोलन शुरू हुए, जिसमें विद्यार्थियों ने काफ़ी बड़ी संख्या में भाग लिया। और एक जो और महत्वपूर्ण काम हुआ वो यह है कि रेल हड़ताल हुई। पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में रेल कर्मचारियों ने इतने बड़े पैमाने पर हड़ताल की थी जो इससे पहले कभी नहीं हुई। इन सब परिस्थितियों ने जो है जनता में जो असंतोष पैदा किया, जो मजदूरों के आंदोलन हुए, जो विद्यार्थियों के आंदोलन हुए, उसने जो सत्ता थी, उस सत्ता के प्रति जो असंतोष व्यक्त किया, वो असंतोष साहित्य के माध्यम से भी व्यक्त हुआ और सिनेमा के माध्यम से भी व्यक्त हुआ। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि ये जो समानांतर सिनेमा है, ये कोई हवा में पैदा नहीं हुआ था। ये सिर्फ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के बनने से पैदा नहीं हुआ था। ये और फिल्म वित्त निगम की मदद से फिल्में बन रही थी, इससे पैदा नहीं हुआ था। वो इसलिए भी पैदा हुआ क्योंकि जनता के असंतोष को इस दौर के फिल्मकारों ने, जो नए फिल्मकार आ रहे थे, वो उसे अभिव्यक्ति दे रहे थे। और ये केवल हिंदी सिनेमा में नहीं हो रहा था, ये भारत की लगभग सभी भाषाओं में, बंगाल में भी हो रहा था, मलयालम में हो रहा था, तमिल और तेलुगु में हो रहा था, उड़िया और असमी में भी हो रहा था। और कई नए फिल्मकार जो है सामने आ रहे थे और वो जनता के असंतोष को, जनता के अंदर जो
परिस्थितियां पैदा हो रही थी, उसको अपने ढंग से अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि समानांतर सिनेमा ने जो है वो अपने समय और समाज को अभिव्यक्ति दी। हमेशा ध्यान रखिए कि साहित्य और सिनेमा कोई ऐसा नहीं है कि इधर दो और दो चार नहीं होता सिनेमा और साहित्य में। वो हमेशा अपने ढंग से व्यक्त करता है। ऐसा नहीं है कि रेल हड़ताल हुई तो फिल्म रेल हड़ताल पर कोई फिल्म बन जाएगी, या ऐसा नहीं है कि गुजरात में आंदोलन हुआ तो गुजरात पर एक फिल्म बन जाएगी। इस तरह से नहीं होता है। वो कई अलग अलग रूपों में उसकी अभिव्यक्ति होती है, जिसे हम देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हिंदी में समानांतर की सिनेमा की शुरुआत, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग तीसरी कसम से मानते हैं जो 1966 में बनी, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि 1969 में तीन फिल्में बनी हिंदी में। एक बनी मृणाल सेन ने पहली बार बंगला से इतर हिंदी में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था भुवन शोम। वो भुवन शोम जो है वो गुजरात की पृष्ठभूमि में बनाई गई थी। इसी तरह से दूसरी फिल्म जो महत्वपूर्ण फिल्म बनी वो बासु चटर्जी ने बनाई थी, सारा आकाश। और तीसरी फिल्म जो है वो मणिकौल मणिकौल जो फिल्म इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षित निर्देशक थे, उन्होंने उसकी रोटी फिल्म बनाई। इन तीनों फिल्मों की विशेषता यह है कि इसमें अपने समय और समाज का यथार्थ था, और ये फिल्में मनोरंजन के लिए नहीं बनाई गई थी, ये साहित्यिक रचनाओं पर आधारित थी। मृणाल सेन ने जो फिल्म बनाई थी भुवन शोम, फिल्म तो उन्होंने हिंदी में बनाई, लेकिन उसकी कहानी जो थी वो एक बंगला लेखक की कहानी पर आधारित थी, और उसको उन्होंने हिंदी में फिल्माया था। और पृष्ठभूमि जो थी, यानी लोकेल जो था फिल्म का, वो गुजरात था। लेकिन उसमें उत्पल दत्त जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, और सुहासिनी मूल्य मूल्य जो इस फिल्म की नायिका होती है, उत्पल दत्त जो है वो जिस रेलवे अफसर का रोल करते हैं वो बंगाली होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक नए तरह का। और किस फिल्म की कहानी क्या है? फिल्म की कहानी है एक, ये जो सुहासिनी मूल्य ने जिसका रोल किया उसका पति जो है रेलवे में कर्मचारी है, लेकिन उसको लेकर बहुत सारी शिकायतें हैं, और उसी पर एक फिल्म बनाई है उन्होंने। बिल्कुल एक, मतलब वो यथार्थ भी है, उसमें रोमानियत भी है। इसी तरह से सखा आकाश जो राजेंद्र यादव हिंदी के एक बहुत बड़े कथाकार थे, उनके सबसे पहले उपन्यास जो सारा आकाश के नाम से ही प्रकाशित हुआ था, उस पर उन्होंने फिल्म बनाई, जो एक मध्य वर्ग, बल्कि कहना चाहिए कि निम्न मध्य वर्ग परिवार की कहानी है, जिसमें एक युवक है, वो उस युवक की शादी की कर दी जाती है उसके परिवार द्वारा। वो चाहता है कि वो अभी शादी ना करे, उसके मन में कुछ आदर्श है, और जिसे कहते हैं ना, आजकल जिसे हम हिंदुत्ववादी कहते हैं, उस तरह के आरएसएस वगैरह की शाखाओं में भी जाता है। उसकी शादी हो जाती है, क्योंकि वो इस बात से खुश नहीं होता है कि उसकी शादी कर दी गई है, इसलिए वो अपनी पत्नी से जो है बात भी नहीं करता, और लंबे समय तक बात नहीं करता। उपन्यास में वो समय 1 साल का होता है। जिसकी कहानी राजेंद्र यादव ने ली थी, वो 9 साल उन्होंने आपस में बात नहीं की थी, और फिल्म में वो 9 साल से 1 साल और 1 साल से 6 महीने, 6 महीने तक वो पति पत्नी आपस में बात नहीं करते। लेकिन मुख्य बात है कि निम्न मध्य वर्गीय परिवारों में शिक्षित, जो कुछ हद तक शिक्षित भी हैं, उन परिवारों में स्त्री की दशा क्या होती है, जो युवा है वो अपनी इच्छाओं का किस तरह से दमन करते हैं। वो चाहते हैं कि एक आदर्शवादी जीवन जिए, लेकिन वो नहीं जी पाते, और परंपरागत जो दबाव है उसी का अनुपालन करने लगते हैं।
तो लेकिन ये फ़िल्म बहुत ही प्रभावशाली थी। प्रभावशाली इसलिए कि एक तरह से उसमें जो पहले से चला आ रहा जीवन रूप था, उस जीवन यथार्थ की को प्रस्तुत भी किया गया और उसे क्रिटिकली प्रस्तुत किया गया, यानी कि उसकी आलोचना भी की गई थी और वो बहुत प्रभावशाली था। राकेश पांडे उसमें थे और मधु करके नई अभिनेत्री थी, उसने मुख्य भूमिका निभाई थी। एक यहाँ राकेश पांडे जी की भी पहली फिल्म थी वो। राकेश पांडे की भी पहली फ़िल्म थी वो और मधु की भी पहली फ़िल्म थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अच्छा राकेश पांडे ने जिस युवक का रोल किया था, जो फ़िल्म का नायक ही है, उसके बड़े भाई की भूमिका मणि कौल ने निभाई थी। ये और बात है कि उसी साल मणि कौल ने हिंदी के ही एक और कथाकार, जो राजेंद्र यादव के समकालीन थे, मोहन राकेश, उनकी कहानी उसकी रोटी पर उसकी रोटी फ़िल्म बनाई थी, जो पंजाब की पृष्ठभूमि पर थी। ये जो सारा आकाश है, ये सारा आकाश आगरा शहर पर आधारित है और जो मणिकौल ने उसकी रोटी। फ़िल्म वो उसकी रोटी वो पंजाब पर आधारित है, जिसमें एक बस ड्राइवर जो बस चलाता है, उसका और उसकी पत्नी के बीच के संबंधों को लेकर है। कहानी सिर्फ इतनी है कि बस ड्राइवर जिस सड़क से सुबह शाम 3-4 बार गुजरता है, उसमें सुबह के समय का खाना उसकी पत्नी वहाँ बस स्टैंड पर देने के लिए आती है और वो उसे लेकर चला जाता है। और इसी तरह से जो है मुख्य चीज़ यही है कि वो अपने पति को खाना देने के लिए आती है। कहानी की शुरुआत वहाँ होती है कि जिस दिन उसे वो देने के लिए आती है, उस दिन वो 2 घंटा देर हो जाती है। पत्नी को मालूम है कि अब 2 घंटे बाद भी उसका पति उधर से गुज़रेगा, तब वो दे देगी उसे उसका खाना, लेकिन उसे मालूम है कि उसका पति उससे बहुत नाराज़ होगा, डाँटेगा और इससे वो भयभीत होती है। लेकिन वो पति उधर से गुज़रता है, उसे डाँट पड़ती है कि तुम समय पर क्यों नहीं आई वग़ैरह और उससे वो काफ़ी भयभीत रहती है। छोटी-सी कहानी है लेकिन लाजवाब है। फ़िल्म को इस तरह से बनाया गया है कि वो घंटों इंतज़ार करती है। जब उसका पति खाना लेकर नहीं जाता है, तब भी वो वापस नहीं लौटती घर पर। इस डर से कि वो बहुत नाराज़ है और अगर नाराज़ हो गया, तो उसका जीवन जो है खतरे में पड़ जाएगा। क्यों खतरे में पड़ जाएगा? वह जो ड्राइवर है, वो महीने के ₹20 खर्च चलाने के लिए देता है। अगर वो ₹20 उसे नहीं मिले तो वो घर कैसे चलाएगी अपना? दूसरा यह है कि गाँव में ऐसे कई मामले हो चुके हैं, जिसमें पुरुषों ने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया है। उसे भी ये डर है कि कहीं मेरा पति अगर मुझे छोड़ देगा, तो मैं कहाँ जाऊँ? और तीसरा यह है कि उसकी बहन उसके साथ रहती है, पत्नी की, जिसको कि गाँव के एक आदमी ने उसके साथ छेड़खानी की है और वो परेशान है और इसी कारण से वो देर हो जाती है। वहाँ इंतज़ार करते हुए जो जिस मानसिकता से गुज़रती है और जो सारा माहौल होता है उस मतलब आप कल्पना कीजिए आज से 50-60 साल पहले की कि एक गाँव के बीच से गुज़रने वाली जो है बस, जो जगह-जगह रुक कर जाती है, वहाँ पर एक गाँव के बस स्टैंड पर जहाँ लगभग कोई नहीं होता, वहाँ पर एक स्त्री बैठी हुई अपने ड्राइवर पति का इंतज़ार करती है। वो कितना मतलब अ, अंदर से क्या आप महसूस करते हैं, वो फ़िल्म देखकर समझ सकते हैं। तो ये फ़िल्म बनाई थी उसकी रोटी और ये बहुत ही प्रभावशाली फ़िल्म थी। इसमें जिन अभिनेताओं ने काम किया था, वो बिल्कुल नए अभिनेता थे, लेकिन प्रभावशाली काम किया था
और पूरा जो उस समय का पंजाब था, वो पंजाब एक तरह से उसमें उभर कर आता था, ग्रामीण पंजाब। तो कहने का मतलब यह है कि उस दौर में जब ये समानांतर सिनेमा शुरू हुआ, तो समानांतर सिनेमा बिल्कुल एक अलग तरह की भाषा लेकर आया, बिल्कुल अलग तरह का। आप देखेंगे कि ये तीनों फिल्मों में कुछ सामान्य विशेषताएं, जैसे अब तक हम फिल्में जो देखते आ रहे थे, उसमें गीत संगीत उसका महत्वपूर्ण तत्व होता था, लेकिन न भुवन शोम में, न सारा आकाश में, और न उसकी रोटी में उस तरह का गीत संगीत नहीं है। बल्कि उसकी रोटी में तो केवल एक वाद्य बजाया जाता है, और उसी वाद्य से एक तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक पैदा किया जाता है। सारा आकाश में जरूर एक दो लोक गीतों का इस्तेमाल बैकग्राउंड के रूप में किया गया है, लेकिन इन तीनों फिल्मों की विशेषता यह है कि भुवन शोम आप देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि यह हम न केवल एक यथार्थपरक कहानी देख रहे हैं, बल्कि उसका संगीत, उसकी भाषा वगैरह में भी गुजराती स्पर्श नजर आता है। यही चीज हमें साराकाश में भी दिखाई देती है, और यही चीज हम जो है उसकी रोटी में दिखती है। हमें सब जगह वहाँ की स्थानीय विशिष्टता, जो सांस्कृतिक विशिष्टता होती है, वो हमें ये दिखाई देती है। तो इस तरह से ये जो 1969 में जो एक नए तरह का सिनेमा शुरू हुआ, वो नए तरह का सिनेमा, उसमें यथार्थ जो है, आप देखेंगे कि ये यथार्थ किनका है, निम्न मध्य वर्ग है या गरीबी है। अब जैसे मणिकौल की फिल्म उसकी रोटी देखें, तो उसकी रोटी का जो ड्राइवर है, वो तो एक गरीब ड्राइवर है, और चूंकि 50 के आसपास की कहानी है, तो उस समय उनकी इनकम, उनकी आय भी बहुत कम होती थी, तो बड़ी मुश्किल से वो लोग खर्च चलाते थे। और ऐसे में स्त्रियों की क्या स्थिति होती थी, क्योंकि जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। गरीब हो या अमीर, हर एक अपनी स्त्री को जो है वो एक तरह से दबा कर रखता था। मणिकौल जो है, उन्होंने इस फिल्म के अंदर जो विधि अपनाई, वो विधि न केवल सिनेमा के लिए नहीं थी, बल्कि चित्रकला का प्रभाव भी उस पर था। उसमें कई दृश्य ऐसे आते हैं जो अमृता शेरगिल के प्रसिद्ध चित्रों से प्रेरित हैं। जैसे उसमें एक स्त्री के मरने पर 3 औरतें गांव की शोक प्रकट करने के लिए जाती है, और वो जिस तरह की वेशभूषा पहने हुए जाती है और दिखाई देती है कैमरे के सामने, वो बिल्कुल उस चित्र की याद दिलाता है। और अमृता शेरगिल के कई चित्र उसमें दिखाई देते हैं। दूसरा क्या है कि उसका पति जो है, वो और पत्नी के जो बिंब बनाए गए हैं, वो बिंब जो है वो भी बिल्कुल अलग तरह के हैं। स्त्री के जो बिंब हैं, वो हमेशा काम करते हुए स्त्री के बिंब हैं, और पुरुष के जो बिंब है, उसमें एक तरह की कठोरता दिखाई देती है, खाता हुआ, शराब पीता हुआ, आदेश देता हुआ, जबकि वो भी एक मामूली सा ड्राइवर ही है। लेकिन ये जो अंतर पैदा किया गया है दोनों के बिंबों में, वो लाजवाब है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि इन तीनों फिल्मों के जो फोटोग्राफी है, जो सिनेमाटोग्राफी है, वो सिनेमाटोग्राफी बिल्कुल एक नए तरह का आस्वादन हमें देती है। तो यह हमेशा आप देखेंगे कि अगर इन फिल्मों के बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे, आज तो मैंने केवल आरंभिक फिल्मों की चर्चा की है, लेकिन आगे हम श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, प्रकाश झा,
इन लोगों की फिल्मों के बारे में भी बात करेंगे और इस तरह से हम समानांतर सिनेमा के योगदान को हम समझ सकेंगे। धन्यवाद। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बढ़िया तरीके से तीनों फिल्मों का जिक्र किया और समानांतर सिनेमा का कैसे शुरुआत हुई और कैसे मोहन राकेश की कहानी हो, चाहे राजेंद्र यादव की कहानी हो, चाहे वहाँ के जो लेखक थे बंगाल के, उनकी कहानी हाँ, हो। वन फूल की कहानी थी संभवतः वो, वन शो। जी। तो वो सारा बहुत विस्तार से आपने बतलाया। मुझे लगता है हमें जो देख रहे हैं उनको लगेगा कि एक सिनेमा पे अलग किस्म का कार्यक्रम है, और सिनेमा जो इंटरटेनमेंट का बड़ा मीडियम माना जाता है तो एंटरटेनमेंट, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ उसमें है कि हम जब 2.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा समय देते हैं तो हम साथ में ले के आ जाते हैं। तो बेहतर फिल्मकार वो जाने जाते हैं जो साथ में, चूंकि आप सिनेमा देखते हैं तो पैसे खर्च करते हैं, अपना समय खर्च करते हैं, बदले में क्या मिलता है? तो जो समानांतर सिनेमा के जो प्रोड्यूसर थे, जो डायरेक्टर थे, जो लेखक थे, उनने ये कोशिश की कि दर्शकों को रिटर्न गिफ्ट दिया जाए। तो कैसा लग रहा है कार्यक्रम, आप जरूर बताएंगे, और अपनी खास फिल्मों का भी जिक्र करेंगे कि हमें फला फिल्म बहुत पसंद है, उस पर बात कीजिए। हम वो भी करेंगे समय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आभार। और बहुत आभार आप तमाम साथियों का जो कार्यक्रम देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं धन्यवाद। अगले